जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन करेंगे चैप्टर फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन, तंत्रिका, आवेग एवं प्रतिवर्ती क्रिया की कार्य की। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिनको दो डिफरेंट सिस्टम के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक सिस्टम होता है हार्मोन्स। हार्मोन क्या करता है कि वो कुछ केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं होते हैं जिनको कि हार्मोन कहा जाता है, और ये टारगेट साइट तक पहुंच के अपनी बॉडी की जो भी रिएक्शंस होती है ना उनको इफेक्ट डालते हैं। समझ में आ गया। अब हार्मोन्स के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? नर्व इम्पल्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और इसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जिस सिस्टम के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है उसे क्या कहता है? नर्वस सिस्टम उसको कहा जाता है। अब देखिए, नर्वस सिस्टम जो है उसके फंक्शंस की कौन कौन सी क्रियाओं को किस प्रकार से कंट्रोल करता है। ये सबसे पहले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऑर्गन्स की क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है। जैसे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ग्लैंडुलर सीक्रीशन है, हार्ट एक्शन है, मेटाबॉलिज्म है। इन सबको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन और सिस्टम के बीच में एक लिंक के रूप में जो है फंक्शन करता है। ये ऑर्गन और सिस्टम दोनों के बीच में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कि किसी भी एनिमल के आउटर एनवायरनमेंट की जो रिएक्शंस होती हैं ना उनकी को भी रेगुलेट करने का फंक्शन ये करता है। कि ये आउटर स्टिमुलाई सेंसरी ऑर्गन के द्वारा उनको ग्रहण किए जाते हैं और नर्वस सिस्टम के द्वारा उनको पूरी बॉडी में उनको भेजा जाता है। जैसे अपन बाहर से कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी काम करते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, तो उसके स्टिमुलाई अपन कहाँ से? आउटर एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसको बॉडी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? उसको नर्वस सिस्टम के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? नर्वस सिस्टम में ब्रेन प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर पाया जाता है। और नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? न्यूरॉन्स या नर्व सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ठीक है। समझ में आ गया। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, केमिकल, मैकेनिकल स्टिमुलाई जो है उनसे स्टिमुलेट होते हैं और इनकी स्टिमुलाई की जो भी सूचनाएं होती हैं उनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये इसको ले जाने का फंक्शन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए कि नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। एक तो सबसे पहले होता है इसमें सेंसरी ऑर्गन जिनको रिसेप्टर भी कहा जाता है, और इनका फंक्शन होता है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित होने वाले ऑर्गन होते हैं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को ग्रहण करने का काम करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्स्ट्रो रिसेप्टर होते हैं, जैसे अपनी आईज हैं, ईयर है, नॉस्ट्रिल्स हैं, स्किन्स हैं। ये एक्स्ट्रो रिसेप्टर के रूप में फंक्शन करती हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेती हैं। क्या काम करती हैं ये? एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेने का काम करती हैं। सेकंड होता है इंट्रो रिसेप्टर। इंट्रो रिसेप्टर जो होता है अपने इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को लेते हैं, ठीक है। थर्ड होता है प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर जो होते हैं जैसे जॉइंट्स हैं, मसल्स जो वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, इन पर लिगामेंट्स जो हैं उनके ऊपर ये पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड होते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स जो होते हैं ये बॉडी में उपस्थित प्रतिक्रिया करने वाली रचनाएं होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? नर्वस सिस्टम के अनुसार जो भी इनको ऑर्डर दिया जाता है ना उसके अनुसार ये फंक्शन करती हैं। थर्ड होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें सेंसरी ऑर्गन और इफेक्टर दोनों के मध्य सूचना प्रसारण का कार्य करते हैं। कि सेंसरी का फंक्शन क्या होता है? कि स्टिमुलाई को लेके आना, और इफेक्टर का क्या होता है? कि जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाना। तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है इसमें पाया जाता है। देखिए जैसे कि ये डायग्राम है, डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर जैसे अपनी आईज है, आईज क्या है? सेंसरी रिसेप्टर के रूप में फंक्शन कर रही है। इसने आउटर एनवायरनमेंट से उससे किसी चीज़ को देखा, मतलब स्टिमुलाई को ग्रहण किया। ये स्टिमुलाई जो है सेंसरी आउटपुट जो है ये आ गया अपने ब्रेन में, यहाँ पर इसको पहुँचा दिया गया। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो भी इसके प्रति रिएक्शन की गई उस रिएक्शन को मोटर आउटपुट के द्वारा उसको बाहर
सेंसरी मतलब सूचना लेकर आए, और मोटर के मतलब जो भी इसकी प्रति रिएक्शन हुई ना, उस रिएक्शन को लेके जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां तक उसको पहुंचा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये फंक्शन करते हैं। अब देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन जो होती है आप जानते हैं कि बॉडी की सबसे लार्ज सेल होती है, लार्ज सेल्स ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, कि न्यूरॉन जो होती है इसको नर्व सेल्स के रूप में इसको माना जाता है। इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और सेल बॉडी से इसमें प्रोसेसेस जो होते हैं उसके अंदर निकले हुए रहते हैं। अगर अपन इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें, इसमें सबसे पहले तो इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। इसके सेल बॉडी को साइटोन या इसको सोमा भी कहा जाता है। रेगुलर शेप की होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें अनेक क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में अनेक ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और उन ग्रेन्यूल्स को कहा क्या जाता है, निजल बॉडी जो है उनको कहा जाता है। निजल बॉडी जो होती है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब न्यूरॉन ये तो था किसका, ग्रेन्यूल्स क्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है सेल बॉडी। अब इसके न्यूरॉन की जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके सेंट्रियोल में साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल के अलावा अदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, लाइसोसोम जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इसके नर्व सेल के एक्सॉन भाग में क्या करता है, एसिटाइल कोलिन जो है उसका सिंथेसाइज करता है। एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अब इसकी सेल बॉडी की पेरिफेरी पर जो है प्लाज्मा लेमा के समान इसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया, ये तो था किसका, सेल बॉडी। अब देखिए सेकंड था इसमें नर्व प्रोसेसेस, कि सेल बॉडी से अनेक प्रोसेसेस जो होते हैं निकले हुए पाए जाते हैं और इन का फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी इफेक्टर ऑर्गन होते हैं उसमें इम्पल्स के ट्रांसमिशन का काम ये करते हैं। और कौन कौन से नर्व प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सॉन प्रेजेंट होती हैं और कोलेक्टर्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले देखिए एक्सॉन, एक्सॉन जो होता है सबसे लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये कभी कभी ब्रांच्ड भी हो सकता है और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसके चारों ओर पाई जाती है। अब देखिए एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोलीमा कहा जाता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि इसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहा जाता है, साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है, निजल बॉडी एब्सेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसके न्यूरॉन के प्रत्येक तंत्रिका तंतु जो होते हैं वाइट नॉन सेलुलर कवरिंग के द्वारा जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं और उस कवरिंग को क्या कहा जाता है, उसको माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ के नाम से उसको जाना जाता है। माइलिन शीथ जो होती है फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है ये, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स होती है ना उनमें वाइट मैटर बनाती है ये। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें और इसमें जो न्यूरोलिमा नामक एक सेलुलर कवरिंग के द्वारा ये जो होता है कवर्ड होता है। ठीक है, और इसे क्या कहता है, मेडुलेटेड माइलिनेटेड फाइब्रस इसको कह लाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि तो जो न्यूरोलिमा है नामक एक कोशिकीय आच्छाद के द्वारा ये घिरा हुआ रहता है, कौन, तंत्रिका तंतु। ठीक है, और उस ऐसे तंत्रिका तंतु क्या कहलाते हैं, जो घिरे हुए रहते हैं, मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड फाइबर्स इनको कहा जाता है। अब ये फाइबर्स जो होते हैं ना, माइलिन शेड जो प्रेजेंट होती है, इसके बीच बीच में क्या होता है, कई कॉन्स्ट्रिक्शंस जो होते हैं ना इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहता है, उनको नोड्स ऑफ रेनवियर इनको कहा जाता है। और इनका दो नोड्स के बीच वाला भाग जो होता है ना वो इंटरनोड कहलाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कि इसमें माइलिन शेथ के बीच बीच में अनेक कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं और उनको रेनवियर नोड्स या नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और दो नोड के बीच का स्पेस जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं ना उन पे माइलिन शेथ जो होती है ना एब्सेंट होती है, माइलिन शेथ नहीं पाई जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर्स उनको कहा जाता है। जिन फाइबर्स पे नहीं प्रेजेंट होती ना उनको क्या कहता है, नॉन मेडुलेटेड फाइबर्स उनको कहा
जाता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में पाए जाते हैं। अब एक्सॉन का एंड पार्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, जिसे कि स्नैप्टिक नोब कहा जाता है। अब इस स्नैप्टिक नोब में क्या होता है? एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स जो होते हैं ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में फंक्शन करते हैं। एक समझ में आ गया? एक प्रोसेसेस में क्या प्रेजेंट हो गया? एक्सॉन। सेकंड देखिए डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं इनकी जो लेंथ होती है कम होती है, माइक्रो प्रोसेसेस होते हैं ये, और ये इनके जो सेल बॉडी होती है उसके मोस्टली पार्ट से ये अटैच रहते हैं ये, ठीक है। इनमें ये तंत्रिका आवेग को न्यूरॉन के जो साइटोन पार्ट की ओर क्या करते हैं? ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इनके एफरेंट और एक्सॉन को इफरेंट प्रोसेसेस जो है कहा जाता है। डेंड्राइट को क्या कहा जाता है? एफरेंट प्रोसेस, और एक्सॉन को क्या कहता है? इफरेंट प्रोसेस इनको कहा जाता है। ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेकर उसको इम्पल्स में चेंज करने की क्षमता ये रखते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसको इन्होंने लिया और उसको इम्पल्स में चेंज करने की कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है, जबकि ये कैपेसिटी जो होती है एक्सॉन में नहीं पाई जाती है। एक्सॉन जो होते हैं ना वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को इम्पल्स में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स का नंबर जो होता है ज़्यादा होता है। निजल बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक्सॉन में निजल बॉडी क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। अब एक एक्सॉन की लास्ट ब्रांच के जो वेसिकल्स होते हैं ना, हाँ, वो दूसरे न्यूरॉन के साइटोन भाग से डेंड्राइट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ गया कि एक नर्व सेल है, नर्व सेल के एक्सॉन के लास्ट पार्ट के जो वेसिकल्स होते हैं वो किससे, या बटन्स होते हैं वो किससे, इससे दूसरे न्यूरॉन के साइटोन भाग से डेंड्राइट्स के द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं। और जहाँ पर ये जुड़ते हैं ना वहाँ पर उनके जॉइंट को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। समझ में आ गया कि जहाँ पर एक्सॉन और डेंड्राइट्स जुड़ते हैं उस पार्ट को क्या कहता है? उस जॉइंट को स्नैप्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिखाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इसमें लॉन्ग प्रोसेस निकल रहा है, ये तो है इसका सेल बॉडी। ये वाला पार्ट जो है ना इसका, ये तो दिख रहा है, ये देखिए पहले ये वाला भाग जो है ना साइटोन सेल बॉडी जिसको कहा जाता है, इसमें ये न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल बॉडी में ये देखिए इसमें ये डेंड्राइट्स जो होते हैं प्रोसेसेस जो होते हैं इससे निकले हुए पाए जाते हैं। यहाँ इसमें निजल बॉडी, निजल सब्सटेंसेस जो होता है इसमें प्रेजेंट है। ये डेंड्राइट्स जो हैं निकले हुए हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं। अब ये वाला ये देखिए ये सेल बॉडी से ये एक्सॉन जो है इससे निकला हुआ है, बीच में एक्सॉन दिख रहा है आपको, एक्सॉन दिख रहा है ना। अब एक्सॉन के ऊपर देखिए ये माइलिन शीट, इसके ऊपर जो है ना ये दिख रही है ना ये कवरिंग, इस प्रकार से ये कवरिंग जो है ये क्या कहलाती है? माइलिन शीट कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं? ये क्या कहलाती है? अब इस दो माइलिन शीट, ये दिख रही है माइलिन शीट के बीच में ये प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहे हैं इनके बीच में, ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्या कहलाते हैं? ये नोड्स ऑफ रैनवियर कहलाते हैं। समझ में आ गया कि ये जो कॉन्स्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं ये कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या कहलाते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर कहलाते हैं, दिख रहे हैं? समझ में आ गया? और ये इसका नीचे वाला पार्ट, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कि लास्ट पार्ट जो होता है फूला हुआ होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वो बनाता है। समझ में आ गया, ठीक है। और ये इससे देखिए ये कोलेटरल ब्रांचेस जो होती हैं कि ये से ये कोलेटरल ब्रांचेस जो होती हैं निकली हुई पाई जाती हैं। तो 3 पार्ट हो गए 3 प्रोसेस हो गए, एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, कोलेटरल ब्रांचेस हो गई, ठीक है। अब थर्ड देखिए कोलेटरल्स जो होती हैं, एक्सॉन से अनेक स्मॉल ब्रांचेस जो होती हैं निकली हुई रहती हैं जिनको कोलेटरल्स कहा जाता है, ठीक है। अब साइटोन जो होते हैं वो सेल बॉडी या साइटोन जो होते हैं ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रुप जो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्थित होते हैं, और तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियाई कहलाते हैं। समझ में आ गया? और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर जो होता है वो इनकी कोशिकाओं से ही बनता है, जबकि वाइट मैटर किससे बनता है? एक्सॉन और डेंड्राइट से बनता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, न्यूरॉन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस कि इनके प्रवर्धों की संख्या के आधार पर न्यूरॉन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो देखिए एपोलर, एपोलर मतलब ए फॉर एब्सेंट,
ठीक है। सबसे प्रिमिटिव टाइप के न्यूरॉन होते हैं, इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होता है इसके अंदर, और ये न्यूरो एक्टोडर्म सेल के रूप में ये पाए जाते हैं। सेकंड देखिए, ये देखिए आपको इनका स्ट्रक्चर भी अपन को दिखा रखा है, ठीक है। ये अब इसके बाद देखिए यूनिपोलर, सेकंड है यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है, केवल इसमें एक सिंगल प्रोसेस जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और कौन सा होता है वो सिंगल प्रोसेस, एक्सॉन। एक्सॉन पाया जाता है। डेंड्राइट जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये स्पाइनल जो नर्व्स होती है उनके पोस्टीरियर पार्ट और क्रेनियल नर्व्स जो होती है ना, ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। देखिए आपको ये देखिए इसमें, ये केवल इसमें ये एक्सॉन प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स में, ठीक है। सेकंड देखिए, इसके बाद होता है बाइपोलर। बाइपोलर में साइटोन के एक और एक्सॉन प्रेजेंट होता है इसमें, और दूसरी साइड पर इसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आई के रेटिना पार्ट में ये पाए जाते हैं। देखिए ये वाला बाइपोलर दिख रहा है आपको, ये दोनों साइड पर ये डेंड्राइट्स इसमें प्रेजेंट हैं, एक्सॉन प्रेजेंट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, ये बाइपोलर, ठीक है। और थर्ड होते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में इसमें एक एक्सॉन होते हैं, और इसमें अनेक डेंड्राइट्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, और ये ब्रेन में और इसमें स्पाइनल कॉर्ड में ये पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो किसके आधार पर था, प्रोसेसेस के आधार पर। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स मिस प्रिंटिंग है, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। बॉडी के जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे जो भी इम्पल्सेस या सूचनाएं होती हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करते हैं, और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एफरेंट या सेंसरी का मतलब सेंसेस को लेना, ठीक है, और कहाँ पर पहुंचाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। सेकंड होते हैं इफरेंट। इफरेंट और मोटर न्यूरॉन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक लाने का कार्य करते हैं। मतलब सेंसरी और न्यूरॉन जो होते हैं वो तो सूचना को लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन जो होते हैं जो भी रिएक्शन होती है ना उसके प्रति, उसको लेकर आने का कार्य करते हैं, ठीक है। थर्ड होते हैं एसोसिएटेड या इंटरन्यूरॉन्स या एडजस्ट न्यूरॉन के नाम से इनको जाना जाता है। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी सेंसेस होती हैं, संवेदनाएं जो भी होती है, उनको डिफरेंट डायरेक्शन में उनको ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं। और ये जैसे थॉट से रिलेटेड होते हैं, फीलिंग से, लैंग्वेज से रिलेटेड ये होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो सूचनाएं या संवेदनाएं होती हैं ना, उनमें चेंजेस, आवश्यकता के अनुसार उनमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा होते हैं न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ये एक्सॉन के एंड साइड जो होती है उसमें ब्लड जो होती है ना, ब्लड वैक्यूल, ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके समीप होते हैं ये, और ये नर्वस सिस्टम में इम्पल्स को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टिमुलस क्या होता है, कि स्टिमुलस जो होता है बॉडी के आउटर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस होते हैं ना, वो स्टिमुलस क्या है, लाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आउटर और इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस जो होते हैं स्टिमुलस कह लाते हैं। यदि ये संवेदनाएं ऊतक में आवश्यक परिवर्तन या उत्तेजन करने में सक्षम होता है तो इसको क्या कहता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसको कहा जाता है, ठीक है। कि अब अगर ये चेंजेस कर सकता है तो इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसको कहा जाता है, ठीक है। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल स्टिमुलस, कि अगर कोई टिश्यू जो है मैकेनिकल कारणों से उत्तेजनशीलता प्रदर्शित करता है तो उसे क्या कहता है, मैकेनिकल स्टिमुलस उसको कहा जाता है। जैसे टच है, कि किसी अपन कोई चीज़ टच करते हैं तो टच करते ही अपन को तुरंत पता पड़ जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल स्टिमुलस कहा जाता है। सेकंड होता है फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस जो होता है जैसे हीट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी जो है, ये इसके अंदर आते हैं। थर्ड होता है केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस में जैसे एसिड है, बेस है, जैसे स्टिमुलाई जो होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं। और फोर्थ होता है इलेक्ट्रिक स्टिमुलस, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं इस प्रकार के स्टिमुलस का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टिमुलस जो होते हैं ना, जीवित जो लिविंग टिश्यू होते हैं उनमें क्या करते हैं, उत्तेजना कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया आपको।
तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। ये इंग्लिश मीडियम की PDF दी गई है बेटा, ठीक है। ओके।